फिजिक्स विद विजय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के तरंग प्रकाशिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक जो है प्राप्त करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यंग नाम के एक वैज्ञानिक ने व्यतिकरण को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया जिसे हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग के नाम से जानते हैं। इसमें एक 2 स्लिट वाले गत्ते के टुकड़े का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे हम द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। यह प्रयोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था क्योंकि यह प्रयोग व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग था। तो आइए हम व्यंजक उत्पन्न करते हैं। तो व्यंजक के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले ये माना जाता है कि माना ए एस जो है वो एक प्रकाश स्रोत है। ये मान लिया गया कि एस हमारा जो है एक प्रकाश स्रोत है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। इससे थोड़ी दूरी पर, मान लीजिए इतनी दूरी है, थोड़ी दूरी पर 2 स्लिट हैं S1 और S2। ये हमारा स्लिट नंबर S1 है, पहला स्लिट है, और ये हमारा स्लिट नंबर 2 है S2। क्योंकि यहाँ पे 2 स्लिट का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे हम यंग का द्विस्लिट प्रयोग भी कहते हैं। ये 2 स्लिट जो है वो गत्ते के एक टुकड़े के छेद होते हैं। स्लिट मतलब छेद होता है या संकीर्ण झिर्री को हम स्लिट कहते हैं। तो S1 और S2 जो है वो इस गत्ते के टुकड़े पे 2 स्लिट होते हैं। इस स्लिट से कैपिटल D दूरी पर, ये स्लिट है, ये इस स्लिट से या इन दोनों स्लिटों से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा होता है जिसे हम XY कहते हैं। ये XY पर्दा है जो दोनों स्लिटों से D दूरी पर स्थित है। इसी पर्दे पर, XY पर्दे पर व्यतिकरण जो प्रतिरूप है वो हमको प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम थ्योरी भी लिख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थ्योरी लिख दिया गया है। ये माना S जो है एक स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। ये एक स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है कि ये प्रकाश जो स्रोत S है उससे केवल एक ही रंग की जो तरंगे हैं वो निकलती हैं। यदि यहाँ पर हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत का प्रयोग न करते हुए रंगीन प्रकाश स्रोत का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हमको व्यतिकरण जो प्रतिरूप है वो प्राप्त नहीं होगा। और इसके आगे हम थ्योरी लिख देते हैं। S के समानांतर तथा समान दूरी पर 2 अन्य स्लिट, ये S से समान दूरी पर 2 अन्य स्लिट S1 और S2 हैं जो कला संबंध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। S1 और S2 जो होते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो D है। हमने यहाँ पे बता दिया हुआ है कि S1 और S2 के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, D है। ये S1 और S2 के जो बीच की दूरी है वो D1 है या D है। S1 और S2 से D दूरी पर एक पर्दा XY है। S1 और S2 से D दूरी पर एक पर्दा जो है वो XY है। और इसके बाद हम ये मानते हैं कि S1 और S2 से समान दूरी पर, ये दोनों से समान दूरी पर एक बिंदु O1 है। ये बिंदु मान लिया गया O1 है। ये जो O1 है वो S1 और S2 से समान दूरी पर है, अर्थात S1 और S2 से निकलने वाली तरंगे जब ऊपर निकलती पहुंचती हैं तो उनके बीच का पथांतर जो है वो शून्य होता है। तो हमको पहले से पता है कि यदि पथांतर जो है वो समगुणक हो तो ऐसी स्थिति में तीव्रता जो है वो अधिकतम हो जाती है, अर्थात समपोषी व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पर जो O है वहां पर हमको दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा जिसे हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जानेंगे। अब हम ये मानते हैं कि मान लिया गया कि O से, इस O डैश से x दूरी पर एक बिंदु P है। ये x दूरी पर, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो क्या माना गया, x माना गया। ये x मान लिया गया। x दूरी पर एक बिंदु P है। O से एक लंब जो है वो S1 और S2 के बीच में डाल देते हैं जिसे हम बिंदु O नाम देते हैं। इसी प्रकार से S1 से एक लंब पर्दे पर डालते हैं जिसे हम P नाम Q नाम दे देते हैं। और इसी प्रकार से S2 से भी एक लंब डालते हैं पर्दे के ऊपर में जिसे हम R नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डायग्राम है वो तैयार हो जाता है। अब आइए हम इसका थ्योरी लिख देते हैं। तो थ्योरी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मान लीजिए S1 और S2 से समान दूरी पर पर्दे पर एक बिंदु O है। ये S1 और S2 से समान दूरी पर पर्दे पर एक बिंदु जो है O1 है। और जहाँ दोनों प्रकाश स्रोत S1 और S2 से चलकर मिलने वाली जो तरंगे हैं उनके मध्य पथांतर शून्य होता है, जिससे कारण से O1 पर अधिकतम तीव्रता जो है प्राप्त होती है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि O1 पर क्या होती है, अधिकतम तीव्रता जो है वो प्राप्त होती है। इसके बाद हम थ्योरी लिख देते हैं कि
S1 और S2 से हमने क्या डाला, एक लम्ब जो है पर्दे पर डाला हुआ है, या S1 और S2 से एक एक लम्ब जो डाला हुआ है वो उसको हमने Q और R नाम जो है वो दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम S1 से निकलने वाली जो तरंग है वो जब P पर जाती है तो P पर जाने के लिए उसका पथ निकालते हैं हम लोग। तो ये मान लिया गया कि S1 से एक तरंग जो है निकल कर कहाँ जा रही है, P पर जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर होता है, समकोण त्रिभुज S1 P और Q। हाँ, यहाँ पर हम S1 P और Q समकोण त्रिभुज को लेते हैं और इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1 Q और P त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दिया गया है ये S1 P और Q त्रिभुज। इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाया हुआ है हमने। तो यहाँ पर हम मान देखते हैं, तो यहाँ पर हमने कर्ण के स्थान पर S1 P रखा हुआ है और लंब के स्थान पर हमने P और Q रखा हुआ है। S1 Q है, ये आधार है, और लंब के स्थान पर हमने P और Q रखा हुआ है। ये इधर हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर आप सुधार लेंगे। लंब का मान जो है वो S1 P है और आधार का मान जो है S1 Q है। तो यहाँ पर हमने मान रखा हुआ है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमको कौन कौन से जो मान है वो ज्ञात है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि S1 जो P है वो कर्ण है जिसका मान हमको पता नहीं है, लेकिन S1 Q का मान जो है वो D है। ये S1 Q जो है वो इस D के बराबर है। तो हमने यहाँ पे S1 Q के बदले में D रख सकते हैं, लेकिन हमको P और Q का मान जो है वो ज्ञात नहीं है। हम ये देखते हैं यहाँ पर कि P और Q का जो मान है उसको ज्ञात करने के लिए हम यदि P और O1 में से, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि P1 और O1, P और O1 में से जब हम किसको घटाएं, ये वाली दूरी को घटाते हैं, तो हम हमारा जो शेष मान है वो P और Q के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात PQ का जो मान है वो PO1 और QO1 के अंतर के बराबर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है PQ बराबर O1P माइनस O1Q। ये आप देख सकते हैं PO1 माइनस O1Q। अब ये O1Q जो है वो किसके बराबर है, तो OS1 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे O1Q के बदले में O1S रख दिया है। अब ये जो O1S है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि S1 और S2 के बीच की दूरी D है और ये जो O है उसका मध्य बिंदु है। तो आधा जो हिस्सा है वो D/2 हो जाएगा और आधा हिस्सा वापस जो है D/2 हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे D को क्या कर रहे हैं, दो समान भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हिस्सा D/2 हो गया, ये भी हिस्सा क्या हो गया, D/2 है। अब हम देख सकते हैं कि यदि यही वाला हिस्सा जब D/2 है, ये D/2 है, तो ये भी D/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर D/2 को हम किससे माइनस करेंगे, यदि X से माइनस करूंगा तो हमारा जो शेष हिस्सा है PQ का मान जो है वो ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने X से D/2 को माइनस किया हुआ है, तो ये हमारा किसका मान हो गया, PQ का मान हो गया। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो हमने मान रखा हुआ है S1Q का मान जो है, ये S1Q का मान हमने D रख दिया है और PQ का मान जो है वो X माइनस D/2 का स्क्वायर रखा हुआ है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमने अभी यहाँ पर त्रिभुज लिया हुआ है क्या, S1 P और Q लिया हुआ था। अब हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं, S2 को वापस हम किससे मिलाते हैं, P से मिलाते हैं। तो एक दूसरा त्रिभुज हमारा बनता है P S2 और R। अब हम ले रहे हैं P S2 और R को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज को हम क्या करेंगे, अब लेके फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मैं यहाँ पर आपको फिर दिखाना चाहूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो कर्ण क्या है हमारा, तो ये हमारा कर्ण है, कर्ण का नाम है S2 और P। कर्ण हो गया S2 और P, आधार क्या हो गया S2 और R, और लंब क्या है तो P और R। यहाँ पे हम सूत्र रख देते हैं वापस, ये देख सकते हैं आप P R और S2 में आप देख सकते हैं हमारा जो कर्ण है वो हमारा S2P है और लंब जो है वो हमारा आधार जो है वो S2R है, ये हमने रख दिया हुआ है। और धन लंब जो ये टोटल जो दूरी है, ये बड़े वाले त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो लंब जो है वो क्या हो जाएगा, P और R हो जाएगा। अब हम वापस देख रहे हैं कि हमको P और R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो P और R का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दूरी में से X में से ये जो शेष दूरी है, ये वाली दूरी, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमको पता है कि ये वाली दूरी जो है वो इसके बराबर है, अर्थात D/2 के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि P और R का जो मान है X और D/2 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है कि PR जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये PR जो है वो O1P और O1R के योग के बराबर होगा। अब ये O1R जो है वो किसके बराबर होगा, तो O और S2 के बराबर होगा, इसलिए हमने O1R के बदले में OS2 रख दिया। अब उसके बाद हमको पता है कि
ओ और S2 का मान जो है वो d/2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x को जब d/2 से जोड़ते हैं तो ये पूरा जो वैल्यू है वो हमारे मान के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे रख दिया हुआ है x प्लस d/2। तो इस प्रकार से हमने S1p का मान निकाल लिया और S2p का मान निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर कितना है। तो हम बड़ा जो मान है वो क्या है, हमारा S2p है और छोटा जो मान है वो S1p है। तो हम क्या करते हैं, इस बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटा देते हैं। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर समीकरण, ये समीकरण 2 है हमारा। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 हमारा ये है, ये समीकरण 1 है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से माइनस कर देंगे। ये हम समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया और राइट हैंड साइड को माइनस करके लिख दिया। अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कोष्टक के बाहर वर्ग लगा हुआ है, तो कोष्टक के बाहर यदि वर्ग होता है तो उसको हटाने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ता है। सूत्र होता है हमारा a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो यहाँ पर हम एक बार धन वाला सूत्र लगा देते हैं और एक बार ऋण वाला सूत्र लगा देते हैं। तो ये सूत्र लगा दिया गया, ये हमारा जस का तस हो जाएगा डी वाला जो ऑप्शन है। और यहाँ पे हमने सूत्र लगाया x का वर्ग धन d/2 का वर्ग धन 2x और d/2, माइनस का माइनस हो गया और माइनस के बाद आने वाले सभी समीकरणों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो एक बार हमने यहाँ सूत्र लगाया हुआ है और दूसरे बार यहाँ सूत्र लगाया हुआ है। इसके बाद हमको पता है कि यदि हम माइनस के निशान को हटाते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे चिन्ह जो है वो चेंज किया हुआ है। ये प्लस था वो माइनस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया, ये प्लस था वो माइनस हो गया। और डी का स्क्वायर था तो डी का स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, ये डी का स्क्वायर लग गया। और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से 2 और ये 2 माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बच जाता है, यहाँ पे XD बच जाता है। यही प्रक्रिया जो है यहाँ पे भी हुई है। अब इस हम यहाँ देखते हैं कि हमारा D जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये D और ये D क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये d स्क्वायर 4 है बाई 4, ये d स्क्वायर बाई 4 है, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे बचता है XD और XD, अर्थात ये दोनों XD जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है, दोनों में प्लस है, समान है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ये हमने समीकरण के बाएं हिस्से को जस का तस लिख दिया हुआ है और ये दोनों जो बचे हुए हिस्से हैं उनको जोड़ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर है। यहाँ पे भी हम सूत्र लगा देते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग माइनस b का वर्ग यदि होता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हमने सूत्र लगाया हुआ है और ये सूत्र लगा के हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एक बार इसी को हम माइनस करके लिख देते हैं और एक बार इसी को प्लस करके लिख देते हैं और ये 2xd ज्यों का त्यों हो गया। अब हमको पता है कि हमको पथांतर निकालना है, तो पथांतर निकालने के लिए हम S2p माइनस S1p को इधर रखते हैं और इसको पक्षांतर करके यहाँ ले आते हैं। ये पक्षांतर होकर इधर आएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा। इसके बाद हम वापस डायग्राम में जाते हैं और देखते हैं हमको यदि पता है कि O1 और जो P है वो एक दूसरे के एकदम नजदीक है या निकट है, ऐसी स्थिति में S1p और S2p जो है वो D के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, ये कंडीशन लगा दिया गया कि जब P जो है वो O1 के अत्यंत निकट हो तो ऐसी स्थिति में S1p बराबर S2p बराबर D हो जाता है करके। अब यहाँ पर हम S1 और S2p के बदले में यहाँ पर S1p और S2p दोनों के बदले में क्या रख देते हैं, D रख देते हैं और ये दोनों D जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो D और D जुड़ के क्या हो जाते हैं, 2D हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल होने के बाद बचता है हमारा XD बाई D। तो ये हमारा XD बाई जो D है वो हमारा पथांतर है। आप देख सकते हैं पथांतर S2p माइनस S1p बराबर XD बाई D। अब ये XD बाई D जो है वो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि इन दोनों तरंगों के बीच में S1p से निकलने वाली तरंग और S2p के बीच में निकलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर जो है वो इतना होता है। अब आइए हम देखते हैं कि O1 से कितनी दूरी पर दीप्त फ्रिंज बनेगा और O1 से कितनी दूरी पर अदीप्त फ्रिंज बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं दीप्त फ्रिंज कहाँ पर प्राप्त होंगे। तो इसके लिए लगाया गया कंडीशन लगाया गया है दीप्त फ्रिंज की स्थिति। हमको पता है कि नियम होता है कि दीप्त फ्रिंज जो है वो तभी हमको प्राप्त होते हैं जब उनके लिए पथांतर जो है वो λ/2 का समगुणक हो। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है कि पथांतर जो है वो जब क्या होते हैं, λ/2 के समगुणक होते हैं, तो हमको दीप्त फ्रिंज जो है प्राप्त होते हैं। तो हमको पता है कि पथांतर जो है वो कितना है, XD बाई D है, तो हमने पथांतर के बदले में XD बाई D रखा हुआ है और λ/2 का 2 है और सम गुणक के बदले हमने 2 लगाया हुआ है, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है, तो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 होती हैं, तो सम के बदले में 2 रखा हुआ है और गुणा के बदले में n लगा दिया गया है।
अब हमको पता है कि हमको क्या निकालनी है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करनी है, अर्थात दूरी जो है वो x का मान जो है हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम x को एक साइड छोड़ देते हैं और बाकी संख्याओं को क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। इसके लिए हम पहले यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इधर लैम्डा n बन जाता है। अब यहाँ पर हम x का मान जो है वो ज्ञात करते हैं, तो पक्षांतर करते हैं, तो ये d जो है वो नीचे चला जाता है और ये d जो है ऊपर चला जाता है। तो हमारा बच जाता है यहाँ पर n लैम्डा d बाई डी। ये क्या है, तो ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, जहां पर हम यदि n के मान को बदलते हैं तो हमको क्रमशः पहला दीप्त फ्रिंज, दूसरा दीप्त फ्रिंज और तीसरा दीप्त फ्रिंज जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जहां पर n जो है वो 0, 1, 2 या 3 हो सकता है, और 0, 1, 2 या 3 रखने पर हमको क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ जो दीप्त फ्रिंज है वो प्राप्त होते हैं। जब हम व्यंजक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति जो है वो यंग के द्विसलिट प्रयोग में कहाँ होती है। तो जैसा कि हमको पहले से पता है कि दीप्त फ्रिंज के लिए जो स्थिति होती है वो उसके लिए पथांतर जो होता है वो लैम्डा बाई 2 का समगुणक होता है। उसी प्रकार से अद्वितीय फ्रिंज के लिए लैम्डा बाई जो पथांतर होता है वो लैम्डा बाई 2 का भी समगुणक होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पथांतर बराबर लैम्डा बाई 2 का भी समगुणक। अब जैसा कि हमको पहले से पता है कि पथांतर जो है वो हमने निकाला हुआ है एक्स डी बाई डी है, और लैम्डा बाई 2 का लैम्डा बाई 2 हो गया, और विषम गुणक के स्थान पे हमने क्या लिखा हुआ है, 2n-1 लिखा हुआ है। 2n-1 लिखने का तात्पर्य ये होता है कि जब हम किसी सम संख्या में एक घटाते हैं या एक जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हमने यहाँ पे किया हुआ है 2n-1 किया हुआ है। अब चूंकि हमको पता है कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, तो अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम पक्षांतर कर देते हैं, ये d का पक्षांतर होकर नीचे चला जाता है और ये d जो है पक्षांतर होकर ऊपर चला जाता है, और हमको x का मान जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार से x इज टू लैम्डा d 2n-1 बाई 2d जो है वो क्या है, अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति है। अर्थात केंद्रीय दीप्त फ्रिंज O से हमको लैम्डा d 2n-1 बाई 2d दूरी पर क्या प्राप्त होती है, पहली अद्वितीय फ्रिंज जो है वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर n के मान को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर n के मान को रिप्लेस करने से हमको पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी जो अद्वितीय फ्रिंज है वो हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। अब आइए हम देखते हैं कि हम किसी फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। व्यंजक को आगे बढ़ाते हुए अब हम दीप्त फ्रिंज की या किसी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको पहले से पता है कि हम जब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज O से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो हमको क्रमशः अदीप्त, दीप्त और दीप्त जो फ्रिंज है वो हमको प्राप्त होते हैं। ऐसे में यदि हमको किसी एक फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों या ये 2 क्रमागत फ्रिंज, ये मान लीजिए हमारा पहला दीप्त फ्रिंज है, अदीप्त फ्रिंज है, और ये हमारा दूसरा अदीप्त फ्रिंज है। यदि मैं इन दोनों क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों को घटा देता हूं तो बीच में मेरा ये जो दीप्त फ्रिंज है उसकी चौड़ाई जो है वो क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि जब हम 2 अदीप्त फ्रिंजों को घटाते हैं या 2 अदीप्त फ्रिंजों की जो दूरी है उसको घटाते हैं तो हमको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से जब हम 2 दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई को घटाते हैं तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। तो हम फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब 2 क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। मैं बताना चाहूंगा कि 2 अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच का अंतर होता है वही जो है वो क्या कहलाता है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो इसी का हम उपयोग करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई जो है ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मानने के लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारे 2 क्रमागत जो दीप्त फ्रिंज है वो कौन कौन से हैं। तो पहला n फ्रिंज है और दूसरा जो है वो n+1 दीप्त फ्रिंज है। ये मान लीजिए ये हमारा पहला दीप्त फ्रिंज है, इसका नंबर क्या है, n1 नंबर है, और ये हमारा दूसरा क्रमशः अदीप्त फ्रिंज है जिसका नंबर कौन सा है, तो n+1 है। ठीक है, इसकी जो दूरी है वो xn कहलाएगा और इसकी जो दूरी है वो दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी वो xn+1 कहलाएगा। तो हम इसी चीज को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि nवे अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी जो है वो xn है, ये xn है, और दूसरे n+1वें अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी जो है वो xn+1 है। अब हमको पता है कि हमने xn और xn का मान जो है वो निकाला हुआ है और हम पहले से इस पे समीकरण बनाकर रखे हुए हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि अदीप्त फ्रिंज के लिए जो दूरी होती है वो क्या होता है, तो लैम्डा d और 2n-1 बाई 2d होता है। ये हमने समीकरण 4 से लिखा हुआ है, 5 से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा
समीकरण 5 है, यहाँ से हमने निकाला हुआ है ये क्या है हमारा, तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है। ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति से हमने ये मान जो है निकाला हुआ है, इस मान को हम लेकर यहाँ पर रख देते हैं, ये रख दिया गया है। और इसी प्रकार से ये nवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी है, और इसी प्रकार से n+1वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए भी हम व्यंजक निकाल देते हैं, और ये हमारा ये व्यंजक प्राप्त होता है x n+1 और लैम्डा d, और 2n-1 था वो 2n+1 हो गया है। यहाँ पर ये बोला गया है कि पहला अदीप्त फ्रिंज जो है वो विषम गुणक होता है बोला गया है, तो विषम संख्या हमको कब प्राप्त होती है, तो एक बार माइनस करने पर और एक बार +1 करने पर प्राप्त होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बार -1 किया हुआ है, एक बार +1 किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों अदीप्त फ्रिंजों को जब एक दूसरे से घटाएंगे तो हमारा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए हम ये दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटा देते हैं। तो हमको पता है कि प्लस वाली संख्या जो है वो बड़ी होती है और माइनस वाली संख्या जो है क्या होती है, छोटी होती है। तो हम इस प्लस वाले में से इस माइनस वाले जो पद है उसको घटा देते हैं। तो ये हमने घटा दिया और लिखा हुआ है सामने में अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर ये लैम्डा डी 2n+1/2d और माइनस हो गया है, और ये लैम्डा डी 2n-1/2d इसको लिख दिया गया है। अब हमको पता है कि हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। तो घटाने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ संख्याएं जो है वो कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो इन कॉमन संख्याओं को या उभयनिष्ठ को हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। चलिए हम इनको कॉमन निकालते हैं। तो ये हमने क्या निकाला हुआ है, लैम्डा d/2d को कॉमन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे 2n+1 बच गया है, उसके बाद माइनस का माइनस हो गया, और माइनस के बाद ये तो कॉमन निकल चुका है, तो माइनस के बाद जो संख्या बची है उनको हम कोष्ठक के अंदर में रखते हैं। अब वापस ये लैम्डा d जो है /2d उसको जस का तस लिख दिया गया है, यहाँ पे ये कॉमन निकाल दिया गया है, और यहाँ पर कोष्ठक हटाया जा रहा है। तो कोष्ठक हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सारे चिन्हों को बदलना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सारे चिन्हों को ये चेंज कर रहे हैं। माइनस था वो ये सामने अंदर का निशान जो है 2 के सामने में प्लस है, तो वो चेंज होके -2n हो गया है, और ये माइनस था वो क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। अब ये 2n प्लस में है, ये 2n माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और +1 और +1 बच जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ये क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अब चूंकि हमको दिख रहा है कि नीचे में और 2 है, तो ये 2 और 2 जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और हमारा आंसर आता है लैम्डा d/d। ये क्या है हमारा, तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। इसी प्रकार से हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले से बता चुके हैं कि यदि हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमको दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की दूरियों को क्या करना पड़ेगा, आपस में घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर से घटा देते हैं। हम ज्ञात कर रहे हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो बताया गया है कि अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हमको दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की दूरी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए nवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी जो है वो क्या है, n लैम्डा d/d है। ये कहाँ से आया है, तो ये हमने समीकरण में ऊपर निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा समीकरण है, ये निकाला हुआ है हमने। ये है हमारा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए हमने ये n लैम्डा d/d निकाला हुआ था, इसी को लेकर हम वहां पर लिख रहे हैं। तो ये लिख दिया गया यहाँ पे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बराबर n लैम्डा d/d। अब ये पहला nवां अदीप्त फ्रिंज की दूरी है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं n+1वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो यहाँ पर हम n के बदले में क्या लगा देंगे, यहाँ पर n+1 रख देंगे, और बाकी सब जो है वो जस का तस हो जाएगा। अब हम इन दोनों को फिर से क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से घटा देंगे। तो हमको पता है कि प्लस वाला बड़ा होता है और ये बिना प्लस वाला है, तो बड़े वाले में से हम क्या करते हैं, छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे ये इस पद से इस पद को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो घटाने पर फिर से कॉमन निकाला गया। अब हमको दिख रहा है कि क्या कॉमन है इसमें, तो लैम्डा d/d जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ये लैम्डा d/d को कॉमन निकाल दिया गया, और यहाँ पर बच गया n+1, और यहाँ बचा हुआ है -n। ये -n प्लस n जो है फिर से कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पे +1 बच जाता है, और +1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको हमारा जो आंसर है लैम्डा d/d जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है हमको कितनी प्राप्त हुई है, तो लैम्डा d/d प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो भी हमको कितनी प्राप्त हुई है, लैम्डा d/d प्राप्त हुई है। अर्थात दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई जो है वो क्या होती है, एक समान होती है। तो इस प्रकार से हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।